प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में जम्मू संस्कृति स्कूल के वार्षिक दिवस समारोह में लिया भाग और समारोह में किया संबोधन। और वहीं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने किया कटरा का दौरा। रोपवे बंद की मांग को बताया छोटी मांग। श्राइन बोर्ड को दी लोगों से मिलकर बात करने की सलाह। पुलिस ने भारी बर्फबारी के बीच रविवार को कश्मीर के स्की रिजॉर्ट दूधपत्री में फंसे करीब 35 पर्यटकों को सुरक्षित बचाया। और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा नगर कीर्तन का किया गया आयोजन। बढ़ चढ़कर संगत ने लिया इसमें भाग। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में जम्मू संस्कृति स्कूल के वार्षिक दिवस समारोह में लिया भाग। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और छात्रों को इसके वार्षिक दिवस पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतिष्ठित शिक्षकों और शिक्षाविदों ने जम्मू संस्कृति स्कूल को आज जो उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है उसमें योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि ये उन सभी को कृतज्ञता के साथ याद करने का अवसर है। उपराज्यपाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्कूली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की बौद्धिक क्षमता को प्रज्वलित करना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का भविष्य स्कूल परिसर में तय होता है। हमारी शिक्षा प्रणाली का समग्र लक्ष्य प्रत्येक अद्वितीय व्यक्तित्व को अद्वितीय अवसर प्रदान करना है ताकि वे कुछ नया बना सकें और अपनी अनूठी प्रतिभा के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। जम्मू संस्कृति स्कूल के चेयरमैन श्री हरप्रीत सिंह जी, आज के वार्षिकोत्सव समारोह के विशिष्ट अतिथि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू के निदेशक प्रोफेसर मनोज गौड़ जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, यहाँ जम्मू के जिलाधिकारी श्री सचिन वैष्णव जी, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती रोहिणी आइमा जी, विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी शिक्षक, जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, अभिभावक तथा प्रिय विद्यार्थियों, जम्मू संस्कृति स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं संस्कृति स्कूल परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं समझता हूं कि पिछले 13 वर्षों में अनेक सम्मानित शिक्षकों तथा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इस स्कूल को एक प्रतिष्ठित मुकाम हासिल करने में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भविष्य में विभिन्न क्षमताएं अर्जित करके जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र के लिए विशिष्ट सेवा भविष्य में प्रदान करेंगे। मित्रों, मैं मानता हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बच्चे के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तथा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक दिलचस्प चरण है। यह वह समय है जब सपनों के बीज बोए जाते हैं। यह वह समय है जब नॉलेज और आसपास का इन्फ्लुएंस बच्चों के माइंड और बॉडी को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इसे
इम्प्रेशनेबल एज कहा जाता है, यानी वह कालखंड जिसमें बच्चा जो सीखता है वह जीवन पर्यंत उसके साथ चलता है। इसी कालखंड में बच्चों में मौलिक प्रवृत्ति, निर्णय लेने की जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का भाव जन्म लेता है तथा अच्छे और बुरे, सही और गलत, न्याय और अन्याय के बीच का फर्क भी बच्चा समझने लगता है। इसलिए मेरा मानना है कि स्कूल एजुकेशन को बच्चों को साइंस और संस्कार दोनों प्रदान करना चाहिए। रोपवे बंद की मांग को लेकर कटरा लगातार पिछले 5 दिनों से बंद है और धरने पर है। वहीं कुछ युवा कटरा के मुख्य चौक पर अनशन पर बैठे हैं। आज प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कटरा पहुंचे हैं। उन्होंने लोगों की मांगों को सुना और लोगों को बताया कि उनकी मांगों को जरूर सुना जाएगा। इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लोगों की मांग इतनी भी बड़ी नहीं है जिसे इतना बड़ा बनाया जा रहा है, और उन्होंने श्राइन बोर्ड प्रशासन को लोगों से बात करके मसले को सुलझाने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि कटरा है तो श्राइन बोर्ड है, माता वैष्णो देवी का दरबार है तो श्राइन बोर्ड है। अगर यही सब नहीं होगा तो श्राइन बोर्ड को कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए श्राइन बोर्ड को तानाशाही छोड़कर लोगों से बात करनी चाहिए। तो साहब, आज आपने कटरा का दौरा किया, जिस तरह के हालात हैं, क्या कहेंगे? हालात अच्छे नहीं है। हम हमेशा माँ के चरणों में जाते हैं, ऊपर दरबार में जाते हैं दर्शन करने के लिए, और कटरा से हमेशा निकलते हैं। लेकिन आज हमारी बहू, बेटियां, बहनें, माताएं, लोग, बच्चे सड़कों पे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और जो उनकी मैंने डिमांडें सुनी, मैं ताराकोट भी गया, और मैंने उसके बाद जो बच्चे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं उनके लिए उनके पास भी गया, और उसके बाद मैं दूसरी जो प्रोटेस्ट है उस पर भी गया, और यहाँ मैंने डाक बंगले में ऑफिसरों के साथ मीटिंग रखी थी, यहाँ भी मीटिंग की। तो लिहाजा जो बात हमने कहनी थी, क्योंकि मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे यहाँ भेजा था, और जो पूरा यहाँ से मैंने रिपोर्ट देखी है और अपनी आंखों से देखा और सुना जो लोगों को, वो सारी रिपोर्ट मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को दूंगा। लिहाजा लेकिन एक चीज़ बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कटरा के लोग जो मांग रहे हैं कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत छोटी है, लेकिन उसको कहीं बड़ा बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसको श्राइन बोर्ड को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अब श्राइन बोर्ड अगर कटरा है तो श्राइन बोर्ड है, मेरी माँ का दरबार है तो श्राइन बोर्ड है। अगर ये कुछ ना हुआ तो श्राइन बोर्ड को कौन पूछेगा? तो लिहाजा श्राइन बोर्ड को भी डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ डेमोक्रेसी है, और हिंदुस्तान लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। तो उनको लोगों से बात करनी चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, और उसके बाद जो लोग कहते हैं उनसे मिलजुल के बराबरी पे फैसला करके इस मसले का हल करना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हल होगा। मैं ऑनरेबल सीएम साहब के पास भी जाऊंगा, उनसे बात रखूंगा। आज मातृशक्ति भी जो है प्रोटेस्ट में बैठी है, उनका कहना है कि जो हमारे युवा अरेस्ट किए गए हैं उनको जल्द से जल्द आगे। मैंने कहा, मैंने तीनों बातों पे, जो तीनों आपकी बातें हैं, मैंने उस पर डिस्कस किया है। चाहे वो जो बच्चे हमारे 18 बच्चे अंदर हैं, अरेस्ट हैं, या आपका जो एक्सप्रेस वे है उसका जो है कटरा में लैंड करे, ताराकोट में ना करे। दूसरा उन्होंने जो कहा कि गुंडोला जो है वो नहीं लगना चाहिए। तो मैंने कहा ना, ये सारा कुछ चीज़ें आपको इन कटरा के लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा। आप बिना विश्वास लिए हुए कटरा के कोई फैसला कटरा के ऊपर थोप नहीं सकते। आप मेरी माँ को खाली पैसे की वो नहीं बना सकते, उगाई नहीं बना सकते। आपको इनको भी नजरअंदाज नहीं करना होगा, कटरा के लोगों को सुनना होगा, इनके साथ मिल बैठ के बात करिए, उसके बाद कंसेंसस पर बहुत उम्मीदें हैं कटरा के लोगों। मैंने कहा मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूंगा, और वो श्रीनगर हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ बर्फबारी बड़ी हो गई, रास्ते बंद हो गए, तो वहाँ आज भी वो मीटिंग ले रहे हैं। तो वापस आते हैं, उनसे बात करूंगा, ये पूरी रिपोर्ट मैं उनको दूंगा। और मैं ईमानदारी से आपको कह जा रहा हूँ कि सुरेंद्र चौधरी नाम ही ईमानदारी का, सुरेंद्र चौधरी नाम ही सच्चाई का है। तो इसलिए मैं आपको साफ करके जाता हूँ महाराजा के चरणों में कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, और जितना मेरे से हो सकेगा कोशिश करेंगे कि कटरा के लोगों की मांगें पूरी की जाएं, कटरा की आवाज़ को सुना जाए, और कटरा के लोगों को सुन के ही उसके बाद उनके साथ कोई फैसला किया जाए, कंसेंसस से फैसला हो, ना कि जोर जबरदस्ती या डिक्टेटरशिप से हो। तो कभी नहीं बने। सरकार हमेशा चुनी हुई सरकार है, हम लोगों के। आप क्या चाहते हैं? सुनिए, मैंने कहा हम चुने हुए लोग हैं, हमारा दर्द वो दर्द है जो लोगों का दर्द है, जो लोगों का दर्द है वो हमारा दर्द है।
हम अगर यहाँ इस कुर्सियों में बैठे हैं तो लोगों के कारण बैठे हैं। इसलिए ये सवाल आपको पूछना है, हम चुने हुए लोग हैं, हम नॉमिनेटेड नहीं है, अपॉइंटेड नहीं है मेरे भाई, चुने हुए हैं और लोगों ने चुन के। बड़गांव पुलिस और दूधपत्री विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इलाके में करीब दर्जन भर वाहन फंसने के बाद कल रात बचाव अभियान शुरू किया गया। आज हुई ताजा बर्फबारी के बाद दूधपत्री के ऊपरी इलाकों में करीब 30 से 40 पर्यटक और अन्य वाहन फंस गए। इन वाहनों में करीब 35 से 40 पर्यटक सवार थे। वाहनों और पर्यटकों को बड़गांव पुलिस ने बचा लिया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। और वहीं भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कश्मीर में अगले कुछ दिनों के लिए यूटी भर में भारी बर्फबारी और शीतलहरें जारी रहेंगी। किया, अगर हम वहाँ फंसे रहते तो हमारी जान का खतरा था। अभी हमें थोड़ी हिम्मत है कि हम यहाँ तक आए हैं। लोगों ने बहुत अच्छे से हेल्प किया, कोऑपरेट किया, लोग बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आराम से आए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे और सारे लोग हेल्पफुल हैं। सब लोगों ने अच्छे से मदद। पत्र में हम लोग थे 30 से 35 लोग फंसे थे, जो काफ़ी परेशान थे, जिसकी वजह से इन्होंने हमारी बहुत बहुत हेल्प की और हेल्प के साथ साथ में हमें दवाई मिली। हमारा पेशेंट ठीक है, अब बेहतर है पहले से, हार्ट पेशेंट है जी, जिसकी वजह से हमें बहुत बहुत राहत मिली आपकी एसडीएम द्वारा, आपकी दूधपत्री डेवलपमेंट दूधपत्री की पुलिस द्वारा, एम्प्लॉयज द्वारा हमें बहुत सहयोग मिला। उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से वालेकुम। भैया स्नोफॉल यहाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी, इसलिए सभी गाड़ियाँ यहाँ साइडों में सब लोगों ने लगा दी जी। अब गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी फिसल रही है। अब जो ये गवर्नमेंट ने गाड़ी भेजी है तो उस गाड़ी में आए। अब हम वहाँ से श्रीनगर जा रहे हैं, श्रीनगर जाएंगे हम। ये गाड़ी छोड़ेगी आगे 7 किलोमीटर लगभग। साहब ने और पुलिस ने हमारा साथ दिया और गाड़ी उन्होंने हमारा साथ दिया और पुलिस साहब ने हमारी रेस्क्यू टीम भेजी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके हाँ कि आप लोग हाँ, हमें एसडीएम साहब ने गाड़ी भेजी, अभी वो टर्न कर आ रही है। ओके, हमें उन्होंने ही रेस्क्यू किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर गुरुद्वारा सिंह सभा दबलैहड़ RS-पुरा में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जो दबलैहड़ गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुआ और गांव ममका, कीरपिंड, टांडा सहित अन्य गांव से गुजरते हुए गांव दबलैहड़ में जाकर संपन्न हुआ। गुरुजी के 5 प्यारों की अध्यक्षता में निकाले गए इस भव्य नगर कीर्तन के दौरान सैकड़ों की संख्या में संगत शामिल हुई और हर तरफ बोले सो निहाल की गूंज सुनाई दी। नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं का लोगों द्वारा खाने पीने के स्टॉल लगाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में फूलों से सजी गुरुजी की पालकी के समक्ष नतमस्तक होकर श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और इस दौरान गतका पार्टी की तरफ से अपने हैरान करने वाले करतब दिखाए गए। इस मौके पर सिख प्रचारकों की तरफ से गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया और बताया गया कि किस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना सारा परिवार देश और कौम को समर्पित कर दिया। की फतेह। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਬਲੈਹੜ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ और ये नगर कीर्तन जो है ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, जिस तरह के मेरे वीर जी ने दसिया है, सलामे ਚੱਕ कोला कोठी गुरु तेग बहादुर नगर ममका खीर पिंड काली पुली तो ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, टांडे ਝੁਆਲੇ ਚੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, फिर दबलैहड़ शाम ਨੂੰ समाप्ति होवेगी। सारियां ही संगतां ਨੂੰ बेनती है कि इस नगर कीर्तन से बढ़ चढ़ के पुजन की कृपालता करो, जो कि नगर कीर्तन है वो आरंभ हो चुका है गुरुद्वारा पहली पातशाही दबलैहड़ तो। और सारियां ही संगतां दा असीं जिन्ने भी दूर नेड़े संगतां आईयां हन, सारियां संगतां दा असीं धन्नवाद करते हाँ। नगर कीर्तन चल रहा ते महाराज की किरपा नाल असीं हुण इत्थों चाले पाए होए ने, दबलैहड़ तो चल पे हाँ। सलाम चक पहुंचांगे, सलाम चक तो असीं कोला कोठी
ਔਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਮਮਕਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਮਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਮ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਕੀਰਪਿੰਡ ਜਾਂਗੇ ਕਾਲੀ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੋਹਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਤੋਂ ਦਬਲੈੜ ਵਾਪਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਣ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ ਉਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਬਲੈੜ ਤੋਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो इस बार भी अज के दिन अज दिन ऐतवार 29 तरीक 29 दिसंबर को जो कढ़िया जा रहा है जो विशाल नगर कीर्तन के रूप के दबलैड़ तो हुणे आरंभ होया है। और ये इस तो बाद चक सलाम कोला कोठी तो होंदे हुए कीर पिंड अगे टांडा अते उस तो बाद चौहाला चक तो होकर दोबारा इत्थे समाप्ति होगी। आप सब संगतां दा उत्साह देख ही रहे हो, हुम के संगत इत्थे पहुंची हुई है और गुरु साहब दी खुशियां प्राप्त कर रही है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कफील खान अध्यक्ष सूमो यूनियन मेंढर ने कहा कि उपमंडल मेंढर शहर में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण क्षेत्र के लोगों को नगर पालिका का दर्जा, बरसाती पानी की निकासी, खेल स्टेडियम, यात्री सहित कई समस्याओं और कष्टों का सामना करना पड़ रहा है तथा अन्य भी कई बुनियादी सुविधाओं की सख्त जरूरत है। उन्होंने सरकार से मेंढर कस्बे में सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की अपील की है और उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोगों को कोई कठिनाई न हो। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है सरकार बनी है, हम उनको पहले भी हमने मुबारक दी है, आज फिर हम मुबारक देते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों के साथ बहुत बड़े वादे किए हैं और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो है उन्होंने बहुत बड़े लोगों के साथ वादे किए हैं और क्या क्या काम होगा यहाँ पर। और हम चाहते हैं कि आज तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर हमारे मंत्री साहब जो हैं हमारे मेंढर के हैं जावेद अहमद राना साहब, हमने उनको पहले भी मुबारक दी है, आज दोबारा से हम मुबारक देते हैं। 2 दिन के अंदर मेंढर में जो है उन्होंने यहाँ पर जो है मीटिंग भी ली है, डिपार्टमेंट भी मीटिंग ली है, यहाँ पर लोगों के साथ जो है मुताबिक हुए हैं। और कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखें कि अगर सरकारी ज़मीनें हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए, यहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए। जो लोग हमारे बाहर से आते हैं गाड़ियाँ लगाने की जगह नहीं मिलती है। मैं टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट मेंढर कफील खान, मेरी हमेशा तारक साहब ये एक मीडिया के माध्यम के आगे मेरी एक आवाज़ रही कि जब भी कोई यहाँ मेंढर डेवलपमेंट के बारे में या किसी गरीब मकसीन के बारे में कोई बात करनी हो तो मैं बात उजागर करता रहता हूँ और मैं हमेशा उसी बात पे खुश रहता हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी आदमी को फ़ायदा मिले और उसकी दुआ मेरे लिए जो है वो हमेशा काम आएगी। तो मैं आज जो है आप मेंढर की जो अगर बात करें यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको क्लियर बताऊं कि यहाँ पर एक म्यूनसिपैलिटी सिस्टम जो है, यहाँ पर आप देखें कि ये तहसील मेंढर सुरनकोट जो थी वो तहसील मेंढर के साथ हुआ करती थी। पुराने लोगों से ये मैं बात सुनता रहता था, जैसे एक सुरनकोट और मेंढर का मेले जो होता था वो एक ही होता था जिस वक्त मरहूम सरदार रफ़ीक हुसैन खान इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी को डील करते थे। और उसके बाद आप देखें कि सुरनकोट जो है एक बहुत बड़ी तहसील नहीं है, वो बाद में तहसील बनी है। सबसे पहले पुरानी तहसील हमारी मेंढर की है, कोटरंका है और तहसील जो है हमारी सुरनकोट की, वहाँ पर अगर म्यूनसिपैलिटी हो गई तो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी क्यों नहीं है? वजह क्या है इसकी? यहाँ पर एक म्यूनसिपैलिटी होने का मकसद यही है कि यहाँ पर उसमें एक मास्टर प्लान हो, मास्टर प्लान के बीच में जो है ख़ासकर यहाँ पर हमारे लोगों के छोटे छोटे मसले मसाइल, छोटा ये ड्रेन सिस्टम जो है ये ठीक तरीके से हो सके। यहाँ पर जैसे पैसेंजर शेड हो, हमारे बाहर से जो बच्चियाँ और बच्चे स्कूल से या बुज़ुर्ग हमारे मेंढर में आते हैं तो उस पैसेंजर शेड के अंदर धूप हो, बारिश हो तो वहाँ पर आकर बैठ सकें, वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ड्रेन सिस्टम जो है वो पूरा जो है एक सही नहीं है। क्यों कि यहाँ पर गंदगी के जो हैं गोदाम लगे रहते हैं नालियों के बीच में। नालियाँ जिस वक्त ड्रेन सिस्टम बंद हो जाता है तो जब बारिश का मौसम आता है तो तूफ़ानी बारिश जब आती है
तो हमारे यहाँ पर मेंढर के जितने भी दुकानदार भाई हैं, दुकानदार भाइयों ने जैसे किराए पे लोन पे गाड़ियाँ दुकानें ली होती हैं, तो वो क्या करें कि अपनी दुकानों के अंदर जब पानी घुसता है तो उनका लाखों के हिसाब से जो है नुकसान हो जाता है। बारामूला परिवहन समन्वय समिति के अध्यक्ष इरशाद अहमद अहंगर ने उनके समर्थन और समन्वय के लिए उपायुक्त बारामूला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने जिले की सभी सड़कों को सफलतापूर्वक साफ करने के लिए बारामूला मैकेनिकल और सड़क एवं भवन विभाग के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने ड्राइवरों से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क अनुशासन बनाए रखने के लिए अपने वाहनों को सुचारू रूप से और जिम्मेदारी से चलाने की अपील की। कि ये अल्लाह का शुक्र है कि ये बर्फबारी गिर गई, ये भी एक ज़रूरत थी, क्योंकि सर्दी का खुशहाली का ये माहौल जो पैदा हुआ जिससे बीमारी का खदशा था। और ख़ासकर हम डिप्टी कमिश्नर और पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर DIG SSP साहब के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने अपने हेल्प नंबर दिए कि खुदा न खासा अगर किसी जगह पर कोई नाखुशगवार या किसी जगह पर गाड़ियाँ फंस जाएगी तो उन्होंने अपने नंबर भी दिए हुए थे। और ख़ासकर हम डिप्टी कमिश्नर बारामूला के बहुत शुक्रगुजार है, एज बारामूला ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन चेयरमैन और तमाम ट्रांसपोर्ट की तरफ से हम उसको वेलकम करते हैं कि उन्होंने रवां दवा में मशीनों को रात भर चलाया और रोड थ्रू हो गए। और जो भी सवारियाँ रात को मतलब किसी जगह पर फंसी हुई थी, सवेरे वो अपने घरों में पहुंची। और किसी जगह पर मतलब आधू जगहों पर स्लिप थी, जैसे कि खानपुरा में, इधर रिंजी में। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने फौरी तौर इकदाम उठाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया। हम वैसे ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन चेयरमैन इसका वेलकम करते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रोड थ्रोज किया। और जो हिली एरियाज़ है जैसे कि पालीपुरा जिधर उड़ी की तरफ है और चंदूसा, हम उन ड्राइवर साहबानों को गुजारिश कर रहे हैं कि सवेरे एक कोहरा लगा होता है जिसपे खुदा न खासा गाड़ी को फिसलन होने का खतरा है, मेहरबानी करके अगर लेट ही निकले और आराम से चले, अल्लाह ताला कोई जानी नुकसान ना हो जाए। और मैं ड्राइवर साहबानों को यही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आराम से चले, जो भी कोई ड्राइवर साहबान है आराम से अपने पैसेंजर साहबानों को घर घर पहुँचाए ताकि कोई मुश्किलात का सामना ना हो। डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें, जहाँ से दूर दराज के एरिया या बारामूला डिस्ट्रिक्ट की, क्या वहाँ पे वो रोड क्लियर हो गए, वहाँ की गाड़ियाँ आई है? आपके नज़र में क्या? ना देखिए, जैसे कि हिली एरियाज़ है, जैसे कि हम अपना हाजी बली कहेंगे, हिलीज एरिया में अभी टाइम लगेगा और इसमें भी लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। उस सूरत में निकले वो घर से कि जो हद से ज़्यादा, जैसे कि बीमार हो, कोई परेशानी, उस सूरत में, क्योंकि स्लिप ऐसी चीज़ है इसमें ड्राइवर का कंट्रोल ये कंट्रोल से बाहर होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से तमाम ड्राइवर साहबानों को गुजारिश कर रहा हूँ कि स्लिप के कारण से आराम से चलिए और धीमी स्पीड से चलिए, जिससे खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट होने का कोई खतरा नहीं होता है। बहरहाल मैं स्लिप का इतना ही कहूँगा कि स्लिप एक बड़ा चैलेंज होता है ड्राइवर के लिए और इससे निपटने के लिए विचार जो ये ड्राइवर हज़रात तैयार होता है। मैं तमाम ड्राइवर साहबान को आपके माध्यम की वसात से ये कहना चाहता हूँ कि वो आराम से चले और स्लिप का खास कर ख्याल रखें। बाकी वसला शुक्रिया। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।